इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस दार्शनिक और चिंतकों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे और इसमें हमने पिछली कक्षा में कौटिल्य जी देखे थे। आज कौटिल्य को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और भारतीय राजनीति के चाणक्य, प्राचीन परंपरा के विष्णुगुप्त, जिन्हें विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त जी भी बोलते हैं, जिनको तीन तीन नाम हो, इन्हें चाणक्य भी बोलते हैं। अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत चिंतक जो आधुनिक समाज की स्थापना पर बल देता है। और देखेंगे कि इनके सिद्धांत वर्तमान में न केवल राजनीतिक और प्रशासन में, अभी तो विदेश नीति के संबंध में भी कितने प्रासंगिक है। एक अद्भुत चिंतन कौटिल्य जी ने प्रदान किया। और पिछली कक्षा में हमने देखा था कि कौटिल्य के राज्य के संबंध में जो सिद्धांत थे वो सप्तांग सिद्धांत थे। कौटिल्य ने क्या सिद्धांत दिए थे पिछली कक्षा में मैंने आपको बता दिया था। एमपीपीएससी में 3 नंबर का भी आ सकता है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, 7 अंगों के समान उन्होंने बताया था राज्य को। उन्होंने कहा था राजा या स्वामी जो होता है ना, वो शीर्ष पे होता है, हेड होता है। इसको किसके समान होना चाहिए, बोलो ना भैया, किसके समान? सिर के समान होना चाहिए। सिर के समान अपन लिखेंगे इसको। राजा या स्वामी किसके समान होना चाहिए? सिर के समान होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो होता है अमात्य होता है, मंत्री होता है। और मंत्री किसके? अमात्य। अमात्य को क्या बोलेंगे भैया? अमात्य माने मंत्री। और मंत्री को किसके समान होना चाहिए? जल्दी बोलो। मंत्री को किसके समान होना चाहिए? जल्दी जल्दी। आंखों के समान होना चाहिए, क्योंकि नेत्र जो देखेंगे वही कहेंगे। आंखों के समान होना चाहिए। तीसरे नंबर पर मैंने बताया था जनपद होता है। और जनपद पे मैंने क्या कहा था मित्रों? जनपद का मतलब भूमि और प्रजा। और भूमि और प्रजा, और इसको किसके समान होना चाहिए मित्रों? बोलो जल्दी बताओ। जंगा व पैर के समान। पूरा राज्य अपनी भूमि पर टिका होता है। नैसर्गिक संसाधन जिनमें उत्पादन क्षमता निहित है। भूमि का तात्पर्य समझ रहे हैं? नैसर्गिक जिसमें उत्पादन क्षमता निहित है। प्रजा कैसी होनी चाहिए? बोले कृषक, उद्यमी, वैज्ञानिक चिंतन वाले, आर्थिक क्रियाकलाप करने वाले लोग जो होते हैं, उन्हीं पर पूरा जनपद टिका हुआ है। जंगा व पैर के समान होने चाहिए। दुर्ग जो बताया था मैंने, किला जो होता है, किला शक्तिशाली होना चाहिए। दुर्ग काय के समान होना चाहिए? बोलो, बाहों के समान होना चाहिए। 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है। कोष को किसके समान होना चाहिए? कल ही मैंने बताया था। कोष को किसके समान? बोले मुख के समान होना चाहिए। बोलो। और हमने कहा था कोष माने राजकोष को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और हमने क्या कहा था मित्रों कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसी की अवधारणा को भी ये महत्व प्रदान करते हैं। तुलसी के दर्शन को भी प्रमाणित समर्थन करते हैं। मंत्री के संबंध में भी तुलसी के दर्शन का समर्थन करते हैं। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नाश। मंत्री को वही बात कहनी चाहिए जो सामने देखे, चापलूसी नहीं करनी चाहिए। बोले हमारा कैसा साम्राज्य, महाराज आपके अलावा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। पता चला महाराज की जमानती जब्त हो गई। आप समझ रहे होंगे, समझ रहे ना बात को? चुनाव मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप बाहर हो गए। कोष को मुख्य समान होना चाहिए मित्रों। और क्या होना चाहिए? दंड जो होता है, दंड माने सेना को किसके समान होना चाहिए? सेना हमेशा मस्तिष्क के समान, जिसका चिंतन प्रखर हो। लड़ाई जरूरी नहीं है कि पुलिस हमेशा लड़ाई नहीं करती, डंडा नहीं चलाता। जो अच्छे पुलिस वाले जो होते हैं वो हमेशा, अच्छी सेना जो होती है वो, लड़ाई तो अंतिम प्रयास है। क्योंकि लड़ाई करने के बाद भी तो बातचीत ही होगी ना। समझो बात। आप लोग कभी लड़ाई की है ना आपस में? कभी चौराहे पे मान लीजिए किसी तीसरे के लिए लड़ रहे हैं, तीसरा व्यक्ति है जो आपको पसंद करता है, उनको करता नहीं है, उनको इस बात का खेद है, आपस में लड़ रहे हैं, धाएं। उसके बाद होता क्या है? बोले टेबल पे बैठ के बातचीत ही तो होती है। जब लड़ने के बाद ही बातचीत होती है तो बातचीत पहले ही कर ली जाए। तो मस्तिष्क के समान होना चाहिए। और सेना को न केवल बाहरी सुरक्षा करनी होती है, अपितु तो अपनी प्रजा पर भी नियंत्रण करना पड़ता है। कोरोना काल के दौरान आप देख रहे हैं कितने प्रकरण दर्ज होते हैं लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों में। तो समझिए, आपको कोष मुख्य समान, सेना मस्तिष्क के समान होना चाहिए। और एक अंतिम जो 7, 1 2 3 4 5 6 7 माने मित्र होना चाहिए। और मित्र कैसे होना चाहिए? कान के समान होना चाहिए। और मित्र कैसे होना चाहिए? स्वाभाविक मित्रों की बात करते हैं, नेचुरल, स्वाभाविक मित्र की बात करते हैं कौटिल्य जी। कौटिल्य जी कोई ऐसे वैसे मित्र की बात नहीं करते, स्वाभाविक मित्र होना चाहिए, नेचुरल।
और स्वाभाविक मित्र हमेशा आपके संवर्धन करेगा, कान के समान होना चाहिए। जेन मित्र दुख होए दुखारी तेना हो बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है वो निश्चित रूप से पाताल, पातक माने पाप का भागी है। ये राज्य के सिद्धांत थे। आदरणीय कौटिल्य जी ने कहा ये इतना अच्छा राज्य आखिर किसके लिए बनाए हम, राज्य के कार्य क्या हैं मित्रों। और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कक्षा में राज्य के कार्य क्या है। यह हमने पिछली कक्षा में देख लिया था, ये रिकैप है। जैसे रिकैप होता है ना अपने नाटकों में, सासवी कभी बहू थी, उसमें आता है एकदम रिकैप, जस्ट लाइक दिस। कुमकुम एक दुखद घटना, कौन सा, प्यारा सा बंधन, व्हाटएवर द सीरियल्स आर देयर इन द टीवी। राज्य के कार्य क्या है, कौटिल्य राज्य का क्या मानते हैं कि राज्य को क्या कार्य करने चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए। हमने राज्य देखा था एक कैसा, तुलसी का राज्य देखा था, राम राज्य। और तुलसी के राम राज्य में क्या देखा था कि दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। समझ रहे ना बात को। नहीं को दुखी, नहीं को दुखी, न कोई दीन है, ना ही कोई अबुध है, ना ही कोई लक्षणहीन है। नहीं को दरिद्र दुखी न दीना, नहीं को अवध न लक्षणहीना। ये राज्य संबंधी अवधारणा है, वो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हें समझने की आवश्यकता है। कौटिल्य जी कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि राज्य में राजा को शक्तिशाली होना चाहिए। बहुत बढ़िया, कौटिल्य की अवधारणा समझते हैं। कौटिल्य में राज्य के कार्य देखते हैं कौटिल्य के अनुसार। किसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। और फिर देखेंगे कि कौटिल्य ने जो प्राचीन काल में जो राजा के कार्य बताए थे वो वर्तमान में भी कितने प्रासंगिक हैं मित्रों। हाउ रिलेवेंस दे हैव। और ये प्रासंगिक है इसलिए संघ लोक सेवा आयोग ने और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने पाठ्यक्रम में रखा है। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को पहली बात तो शक्तिशाली होना चाहिए, राजा को शक्तिशाली होना चाहिए मित्रों। बहुत बढ़िया, राजा को शक्तिशाली होना चाहिए। और राजा को शक्तिशाली का मतलब ये क्या है, शक्तिशाली का मतलब ये नहीं है कि आपका वजन ज्यादा है, आप अच्छी कुश्ती लड़ लेते हैं, नहीं। इसके पास न्याय और दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात एकदम तार्किक तरीके से समझेंगे बेटा, राजा के पास काय की व्यवस्था होनी चाहिए बेटा, न्याय व दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। राजा के पास न्याय और दंड दोनों की व्यवस्था हो, जस्टिस कर सके, दंड भी दे सके। जो सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं उनको अंतःकरण से समझाओ, वैसे समझाओ, नहीं समझे तो पनिशमेंट दो। और राजा न्याय करे। बोले न्याय कैसा, बोले देवी अहिल्याबाई जैसा न्याय कि जो प्रजा के लिए मानक निर्धारित थे देवी अहिल्याबाई ने। समझिए बात को, समझिए देवी अहिल्याबाई जैसा न्याय, देवी अहिल्याबाई जैसा न्याय, क्योंकि जो प्रजा के लिए मानक निर्धारित किए थे देवी अहिल्याबाई ने, उन्हीं प्रजा के लिए जो दंड के मानक थे उन्हीं के अनुरूप अपने पुत्र को दंड दिया। जो दंड के मानक प्रजा के लिए थे, प्रजा के लिए थे, उन्हीं के अनुरूप अपने पुत्र को दंड दिया, पुत्र को दंड दिया उन्हीं के अनुरूप। इसलिए इनको न्यायप्रिय माना जाता है। पुत्र को भी मृत्यु दंड दिया देवी अहिल्याबाई जी ने। ऐसा न्यायप्रिय होना, ऐसा नहीं कि तू तेरा मैं मेरा, TTMM नहीं। न्याय की व्यवस्था इस आधार पर परिवर्तित नहीं होने चाहिए। न्याय यानी दंड देने के जो प्रतिमान है वो इस आधार पर परिवर्तित नहीं होना चाहिए कि दंड का भागी हमारा कोई नजदीकी व्यक्ति बनने वाला है।
एक दृष्टांत समझ में आता है, राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले एक गधा मार दिया बच्चों ने, 4 बच्चों ने, 4 बच्चों के अभिभावक पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने कहा गधा मार दिया है, ये तो बड़ा अनर्थ है, बड़ा अन्याय है। अरे इसके लिए तो अब आपको सोने का गधा बनवा के पंडित जी को दान करना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा वेरी गुड। लोगों ने कहा ठीक है महाराज। बोले उस 4 लोगों में एक लड़का आपके भी संतोष हैं, तो आपको भी शेयर करना पड़ेगा, आपको भी इतना पैसा देना पड़ेगा, 1/4 होगा, सोने का बनवा लेते। फिर पंडित जी अच्छा चिंतन करने दो हमको। बोले मीन मेष मकर सिंह कुंभ और क्या बोले ऐसे राशि पढ़ती है ना पंडित जी, मकर मेष सिंह करक मेष, और साथ में यदि हमारे संतोष तो गधा मरे का नहीं है कोई दोष। मतलब न्याय की प्रक्रिया पंडित जी की किसके अनुसार परिवर्तित हो गई? बोले क्योंकि हमारा निजी व्यक्ति उसमें शामिल होने वाला है, तो दंड देने की व्यवस्था। तो राजा के पास क्या होना चाहिए बेटा? न्याय और दंड, लेकिन इसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। राजा को दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। मत्स्य न्याय की अवधारणा को क्या करे? बिल्कुल खारिज कर दे। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को खाए नहीं, लेकिन राजा इस दंड के और न्याय के जो मानक हैं उनका दुरुपयोग नहीं करे बालकों। और क्या करे विद्यार्थियों? बोले राजा स्वयं बड़ा स्पष्ट दर्शन है इनका। राजा स्वयं धर्म व नीति से बंधा हो, धर्म व नीति से बंधा हुआ, धर्म के अनुसार आचरण करे, नीति के अनुसार आचरण करे राजा। क्योंकि स्वाभाविक है, उन्होंने नंद वंश के जो सम्राट को पदच्युत करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, तो यानी एक राजा में जो कमियां थी उनको प्रतिस्थापित किया। प्रतिस्थापित करने में कौटिल्य का बड़ा योगदान रहा, किंग मेकर की भूमिका में थे। तो वो ये चाहते थे, वो ऐसे राजा की कल्पना करते थे। वो कल्पना क्या, उसको साकार करने का प्रयास करते थे कि राजा कैसा होना चाहिए बेटा? शक्तिशाली राजा ऐसा होना चाहिए। 56 इंच का सीने से तात्पर्य नहीं है, क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, दंड की व्यवस्था होना चाहिए, और राजा स्वयं व धर्म व नीति से बंधा होना चाहिए। और बोलो ना भैया, बोलो। और राजा का कर्तव्य क्या है? बोले ये जो राजा का कर्तव्य है वो क्या होना चाहिए? बोले प्रजा की सुरक्षा। बोले राजा का कर्तव्य क्या है? बहुत ही अद्भुत दर्शन है। राजा का जो कर्तव्य है वो क्या है? बोले प्रजा की सुरक्षा। और क्या? बोले जन कल्याण के कार्य। देखिए वर्तमान में भी कितना प्रासंगिक बन पड़ा है ये। और क्या? बोले राजा की प्रजा की सुरक्षा करे, राजा जन कल्याण के कार्य करे, और क्या करे? बोले व्यक्ति का सर्वोच्च विकास, व्यक्ति का सर्वोच्च विकास। व्यक्ति का सर्वोच्च विकास हो सके। सर्वोच्च विकास। और ये अपने मौलिक कर्तव्यों में भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना चाहिए। वी शुड वर्क टुवर्ड्स द एक्सीलेंस। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर, दोनों स्तरों पर अपनी पूर्ण क्षमता के साथ। ऐसा नहीं कि काम कर सकते हो 10 घंटे काम कर सकते हो, आधा घंटा काम करके कूलर की हवा में सो गए, देश का नुकसान हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, देश का नुकसान हो रहा है। तो राजा का यह कर्तव्य बेटा, प्रजा की सुरक्षा करे, जन कल्याण के कार्य करे, व्यक्ति का सर्वोच्च विकास करे, ये राजा की सुरक्षा, ये राजा का दायित्व है। कौटिल्य के अनुसार राजा की जो प्रमुख कार्य है, राज्य के जो कर्तव्य हैं, कौटिल्य के अनुसार राज्य की जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है, कर्तव्य है। पहला कर्तव्य क्या है कौटिल्य के अनुसार? पहला कर्तव्य है कि राज्य कब रहेगा? जब संप्रभु होंगे ना। देखिए भारतीय संविधान में भी संप्रभु चाहिए ना, सॉवरन स्टेट। आंतरिक व बाह्य मामलों में पूर्णतः क्या, बोलो ना, स्वतंत्रता प्राप्त करना। यानी पहली बात है कि राज्य की सुरक्षा हो, सिक्योरिटी पहला कर्तव्य है कि राज्य की सुरक्षा हो। बोले कैसी? बोले आंतरिक, बोले बाह्य आक्रमण से सुरक्षा पहली बात,
बाह्य आक्रमण से सुरक्षा। प्लस एवं आंतरिक, अब आंतरिक आक्रमण तो कोई करेगा नहीं ना, तो क्या आंतरिक आपदाओं से सुरक्षा। जैसे बाढ़ है, आग है, सूखा है, इन आपदाओं, अभी तो देखो वर्तमान में कितनी बड़ी आपदा चल रही है, महामारी, महामारी। और महामारी में देखिए कोविड-19 महामारी चल रही है, कोरोना वायरस महामारी चल रही है। और ऐसी स्थिति में राज्य की दायित्व है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि सुरक्षा प्रदान करें। लोग कह देते ना मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी थोड़ी कुछ कर लेंगे, नहीं, करने की जरूरत है। मोदी जी कोई सामान्य नागरिक नहीं है, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री होने के नाते राजा अपने देश के नागरिकों को न केवल बाह्य आक्रमण से, चीन से सुरक्षा देना है, पाकिस्तान से देना है, नेपाल भी आजकल कुछ कुछ बोलने ही लगा है, उसको तो समझा देंगे दिल्ली बुला के, लेकिन सुरक्षा तो प्रदान करना ही है ना। और आंतरिक बोले बाढ़, आग, सूखा, महामारी से सुरक्षा, चाहे लॉकडाउन करने की बात हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने की बात हो, चाहे लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की बात हो, निःशुल्क राशन प्रदान करने की बात हो, समस्त कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। और राज्य मैंने पहले ही बताया था, राज्य क्या है, कौटिल्य के अनुसार राज्य क्या है, समझ जाएंगे आप। कौटिल्य के अनुसार राज्य कोई देवी उपहार नहीं है, बल्कि समझौते का एक आधार है। कौटिल्य के अनुसार आप देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कौटिल्य समझने में, राज्य हजारों किताबें पढ़ लेंगे लेकिन कौटिल्य समझ में नहीं आएगा। राज्य समझौते के आधार पर बना है, बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। कल ही मैंने बताया था, ये राजा है, ये कौन है लाला, ये प्रजा है। प्रजा राजा को क्या देती है? टैक्स। और राजा प्रजा की क्या करेगा? बोलो ना भैया, बोलो, बोल दो, सुरक्षा। प्रजा राजा को क्या प्रदान करेगी? टैक्स। और राजा प्रजा की सुरक्षा प्रदान करेगा। तो राज्य का पहला कर्तव्य यही है बेटा, बाह्य आक्रमण और आंतरिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा कर्तव्य क्या है राज्य का? बोले राज्य के सामाजिक दायित्व भी है, सोशल ड्यूटीज भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात क्या है बेटा? राज्य का सामाजिक दायित्व है। सामाजिक दायित्व है, सामाजिक व्यवस्थाएं भी बनी रहें, इसके लिए भी राज्य को प्रयास करना है। सामाजिक दायित्व भी है। सामाजिक दायित्व में करना क्या है? बोले सभी का कल्याण व विकास। सभी का कल्याण व विकास करना, सभी का कल्याण व विकास करना, ये हमारा सामाजिक दायित्व है। सामाजिक दायित्व है राजा का। बोले सभी अपनी सभी प्रजा का कल्याण करें, उनका विकास करें। कई बार समाज में विवाह विच्छेद भी हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, आजकल तो आम बात हो गया है। जब विपत्ति आती है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। और छोड़े भी क्यों ना, क्योंकि साथ तो अच्छे के लिए किया जाता है, आनंदमय जीवन जीने के लिए किया जाता है। ऐसे थोड़ी कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो विपत्ति में आएंगे, तो छोड़ने का अधिकार है। तुलसी भी यही कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। तो कौटिल्य कहते हैं अगर ऐसी स्थिति समाज में निर्मित हो ही रही है, पहले तो प्रयास ही करो कि हो ना, लेकिन रोका तो नहीं जा सकता। अगर ऐसी स्थिति हो ही रही है कौटिल्य के अनुसार, तो फिर स्त्री और पुरुष की समानता का ध्यान रखो। स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों के समान अधिकार है। तो क्या लिखते हैं कौटिल्य? बोले विवाह विच्छेद की स्थिति में, विवाह विच्छेद की स्थिति में बोले स्त्री व पुरुष के समान अधिकार है। आजकल है देखो, आधुनिक समाज में लागू भी है। स्त्री व पुरुष के कैसे अधिकार है बेटा? समान अधिकार है विवाह विच्छेद की स्थिति में। देखिए कई बार महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होती है तो उनके भरण पोषण की व्यवस्था की जाती है। थोड़ा पुरुष अभी इस समय आत्मनिर्भर नहीं है तो उनका भरण पोषण की व्यवस्था नहीं है,
कौटिल्य यही कहते हैं, बोले विवाह कोई सामान्य चीज नहीं है कि एकदम घूम रहे हैं, भंवर कुआं पे घूम रहे हैं और एकदम वादा कर दिया 10 मिनट में। पेटीज खाते खाते लोग वादा कर देते, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। अरे भाई अभी तक रह रहते ना 26 साल तक, हम तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाएंगे। पेटीज का पहले पेमेंट तो कर दो, तारे कहां से तोड़ लाओगे। ये झूठी परिकल्पनाओं में आके व्यक्ति विवाह तो कर लेता है, लेकिन जब जीवन की यथार्थ अनुभूति से रूबरू होता है तो फिर ये परिकल्पनाएं क्या हो जाती हैं, विघटित हो जाती है, खंडित हो जाती है। खंडित होने का फिर विवाह विच्छेद की स्थिति आ जाती है। समझ रहे हैं ना बात को। ऐसी स्थिति में स्त्री, समाज इसीलिए बनाया ना, स्त्री के भी समान अधिकार हैं। बोले अलग जब हो रहे हो ना तो स्त्री के भरण पोषण की भी बात करो, स्त्री के लिए जीवन की सुरक्षा प्रदान करो। और कौटिल्य ये कहते हैं कि विवाह ऐसे मत करो, विवाह व्यक्ति के राजनीतिक दृष्टिकोण से करना चाहिए, विवाह साम्राज्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इसलिए तो देखते हैं ना कि फलाने राजा की बेटी का विवाह फलाने यहां हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि दोनों साम्राज्य मिल गए। आजकल कई हमारे मित्र हैं जो आईएएस बनने के बाद यही दृष्टिकोण से करते हैं, बोले आईएएस बन गए, अब देखेंगे कि किस मंत्री की कुंवारी कन्या है तो वहां शादी कर लेते हैं। या ये भी होता है, पता है आप लोग अगर आईएएस बन जाएंगे, सिविल सर्विस में आ जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, तो अगर आईएएस बन गए तो आपको डीओपीटी से सीधी लिस्ट केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय में जाएगी। मंत्रालय में देखते हैं कौन कौन हमारी जाति का कुंवारा लड़का है जो आईएएस है, बोले सटाक शादी कर दो। दोनों का वो कहते हैं कि हमारा साम्राज्य विस्तार है कि अगर मंत्री जी पावर में रहेंगे तो हमारी पोस्टिंग अच्छी जगह रहती, और उनका मतलब है कि लड़की अब पढ़ती लिखती तो है नहीं, ठीक है एक आईएएस मिल जाएगा, जीवन में एक आर्थिक सुनिश्चितता बनी रहेगी, एक जीवन की सुरक्षा का प्रश्न आ जाएगा। तो ऐसी बातें भी आपको ये कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य कहते हैं कि विवाह की जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय जल्दबाजी में नहीं, ये समझ कब आता है, जब विवाह हो जाता है। और इस पे ज्यादा हम डिबेट नहीं करेंगे, ज्यादा परिचर्चा नहीं करेंगे। होता क्या है मध्यम वर्ग के पास, दो विकल्प होते हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। पापा आपको फोटो दिखाते ना, देख लो दोनों में से कौन, अब आपको तो दोनों ही अच्छे लग रहा है, तो आप किसी एक विकल्प को स्वीकार कर लेते हैं। एक फोटो को स्वीकार कर लिया, इसको आपने छोड़ दिया। होता यह है कुछ समय बाद कि इस विकल्प की आपको बुराइयां समझ में आ जाती हैं, बुराइयां समझ आने लगती, और जो विकल्प छोड़ा है उसकी अच्छाई है। तो इन बुराइयों और अच्छाइयों के मध्य में आपके बीच द्वंद्व होने लगता है, दुविधा होने लगती है, और इसी को हम लोग अनिश्चयवाद का सिद्धांत बोलते हैं। और पूरा मध्यम वर्ग, मोहन राकेश यही कहते हैं अपने साहित्य में कि पूरा मध्यम वर्ग जो है वो इसी अनिश्चय के सिद्धांत में भटकता रहता है। काश ऐसा होता, तुम्हारी जगह वो होता, एक काम 2 साल बाद। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर बुराइयां नहीं, अगर इस विकल्प को भी अगर ऑप्ट करते तब भी यही स्थिति बनने वाली थी। फिर इसकी बुराइयां और इसकी अच्छाइयां, कंपैरिजन देखिए, दोनों की बुराइयों में तुलना नहीं हो रही है, इस विकल्प की बुराइयां और दूसरे विकल्प की अच्छाइयों में कंपैरिजन हो रहा है, जब इस विकल्प को हमने स्वीकार कर लिया। तो कौटिल्य कहते हैं भैया ठीक ठाक तरीके से चिंतन करके विकल्प स्वीकार करो। और मेरा आग्रह तो यही है, पहले आयोग की परीक्षाएं पास कर लो, एसडीएम डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद प्रयास किए जाएंगे। तो विवाह विच्छेद की स्थिति में राज्य का यह सामाजिक दायित्व है कि वो स्त्री पुरुष के बीच समान अधिकार रखे, समान अधिकार रखे। और वो कहते हैं, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में भी लिखा है उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण और स्त्री की हत्या करना अत्यंत अपराध है। क्या कहा है उन्होंने, ब्राह्मण व स्त्री की हत्या करना, ब्राह्मण व स्त्री की हत्या करना अपराध है मित्रों, हत्या करना अपराध है, क्राइम है। इसलिए ब्राह्मण व स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, कौटिल्य अपने चिंतन में कहते हैं। कौटिल्य अपने चिंतन में यही कहने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण व स्त्री की हत्या नहीं करना चाहिए, यह सामाजिक दायित्व है कौटिल्य का।
तो ये ब्राह्मण व स्त्री की हत्या करना अपराध है। ये कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में भी लिखा है। कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र में भी लिखा है, यही लिखा है। ये राज्य का दूसरा कार्य है, दूसरा सामाजिक दायित्व है। तीसरा राज्य का जो कार्य है मित्रों वो है जन कल्याण के कार्य करना। तीसरा कार्य है मित्रों जन कल्याण के कार्य करना। जन कल्याण के कार्य करना, ये तीसरा कार्य है। जन कल्याण का मतलब क्या समझ रहे हैं, क्या है आज समझिए कितने प्रासंगिक है। जब अपन प्रासंगिक का लिखेंगे तो ये लिखेंगे, देखिए राज्य का दायित्व। जन कल्याण का मतलब ये है कि पहली बात क्या, आधारभूत सुविधाओं का विकास। कौटिल्य कहते हैं आधारभूत सुविधाओं का विकास होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। सड़क, बांध, नहर, सड़क, बांध, नहर, सिंचाई इत्यादि। चिकित्सा के लिए अस्पताल भी, जिनकी आजकल बहुत जरूरत पड़ रही है। अस्पताल नहीं है, दिल्ली में स्टेडियम को क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं, उनको अस्पतालों के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका विकास करे राज्य। और क्या करे, राज्य आधारभूत संरचना का तो विकास करे ही करे, प्लस साथ में क्या करे मित्रों, स्त्री, विधवा, अपंग, अनाथ, इन लोगों की सहायता करे। राज्य सहायता करे। आज देखिए वर्तमान में प्रासंगिकता देखिए, राज्य करता है ना विधवा पेंशन योजना, विकलांग जिनको अपन क्या बोलते हैं दिव्यांग, उनके लिए विशेष सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम भारत सरकार भी चलाती है, राज्य सरकार भी चलाती है अपनी क्षमता के अनुसार। स्त्रियों की सहायता भी की जाती है। स्त्रियों के विशेष वर्ग के लिए उज्ज्वला योजना, राज्य का कार्य इनकी सहायता करे। और कौटिल्य ने कहा अगर एक बार जो हमने बताया ना ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, अगर एक बार आपने निर्णय गलत कर लिया, अब तलाक भी हो गया, आपका विवाह विच्छेद भी हो गया, तो कौटिल्य कहते हैं पुनर्विवाह की राज्य व्यवस्था कर सकता है। राज्य नागरिकों को स्वतंत्रता दे सकता है कि वो अपनी पुनर्विवाह कर लें, रीमैरिज कर लें। एक बार जो गलती हो गई है उस गलती को सुधारने का अवसर दे दें। वर्तमान में आधुनिक समाज में भी प्रचलन में है या नहीं? ये सभी के लिए नहीं है, ये जिनके अंदर क्षमता है वो ही कर पाते हैं। कई लोग तो घूम रहे हैं लेकिन नहीं होगा। पुनर्विवाह राज्य क्या करेगा? राज्य कौटिल्य का मानना यह था कि पुनर्विवाह की व्यवस्था भी करे। प्लस पुनर्विवाह की व्यवस्था, ये राज्य का दायित्व है। ये राज्य का दायित्व है, जन कल्याण संबंधी कार्य है, पुनर्विवाह की व्यवस्था करे। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं राजा का दायित्व क्या है? बोले राज्य की प्रसन्नता है। राजा का दायित्व राज्य की प्रसन्नता है। राज्य की प्रसन्नता अर्थात प्रजा की प्रसन्नता। प्रजा जिसमें प्रसन्न रहे राजा को कार्य करना चाहिए। प्रजा के अनुसार, प्रजा की प्रसन्नता, और प्रजा की प्रसन्नता के अनुसार क्या करना चाहिए? बोले लोक कल्याण के कार्य। प्रजा की प्रसन्नता के अनुसार क्या करना चाहिए? बोले लोक कल्याण के कार्य करना चाहिए राजा को। लोक कल्याण के कार्य करना चाहिए राजा को।
ये प्रजा की प्रसन्नता की ये जो संकल्पना है वो तुलसीदास जी के भी नजदीक है। तुलसीदास जी भी क्या कहते हैं, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तेन्द्रप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी है, वो राजा निश्चित रूप से काय का अधिकारी है, नरक का अधिकारी है। देखिए राम राज्य की संकल्पना में राजा राम के रूप में जो प्रस्तुतिकरण है तुलसी का, वो कितना बढ़िया है, कितना अद्भुत बन पड़ा है। राजा केवल प्रजा की कल्याण के लिए अपनी निर्दोष पत्नी को वनवास तक दे देता है। पत्नी को वनवास देना पत्नी ने मान लिया, वर्तमान में तो ये प्रासंगिक नहीं है, लेकिन वर्तमान में आप कहिए पत्नी से कि आप वन में चली जाइए, बोले सॉरी मैं क्यों वन में जाऊं, वी आर नॉट कंपेटेबल विच ईच अदर, देन वी कैन सेपरेट। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो वर्तमान में क्या किया जा सकता है, वर्तमान में क्या किया जा सकता है, बोले अपने निजी हितों को प्रजा की प्रसन्नता के लिए त्यागा जा सकता है। अपने निजी हितों को, निजी हितों को प्रजा की प्रसन्नता के लिए त्यागा जा सकता है। प्रजा की प्रसन्नता के लिए त्यागा जा सकता है। यानी हमको सामुदायिक हितों को वरीयता देनी है, निजी हितों को वरीयता नहीं देनी है। आज वर्तमान में क्या परिस्थितियां बन सकती है, केस स्टडी में भी हम इसको यूज करेंगे केस स्टडी में क्या परिस्थितियां बन सकती है। बोले 9 बजे पत्नी ने फोन किया, प्लीज कहां हो, प्लीज तो बोलेंगे ही नहीं, पत्नी है ना तो प्लीज क्यों बोलेंगे। बोले कहां हो, बोले ऑफिस में, जल्दी आओ 9 बजे तुम्हारा फन सिनेमा में टिकट बुक है, मॉल में फिल्म देखना है। आपको उसी समय कोई जन कल्याण संबंधी कार्य के लिए जनता के बीच में जाना, अत्यंत कोई बाढ़, सूखा, आग, आपदा की स्थिति है। आपका निजी सुख क्या है, पत्नी के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखना किसको आनंददायी नहीं लगता कई, लेकिन उस समय आपका दायित्व क्या है, बोले जनता का काम करना है। तो आपको पत्नी से कहना पड़ेगा सॉरी नो आई एम नॉट अवेलेबल, आई हैव टू वर्क फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ माई ज्यूरिसडिक्शन, जो आपका न्यायिक क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है। तो आप पत्नी भले ही नाराज होंगी, फोन स्विच ऑफ कर लेंगी, बात नहीं करेंगी आपसे। आप घर जाएंगे तो दरवाजा खोलेंगे नहीं, नौकर दरवाजा खोलेगा, कोई बात नहीं, सुबह चाय बना के पिला दीजिए, पत्नी को मना लीजिए। लेकिन उस समय यदि आप चले जाएंगे तो आप अपने निजी हितों को प्राथमिकता देंगे, सामुदायिक हितों को वरीयता नहीं देंगे। निजी हितों को वरीयता नहीं देनी है प्रशासन में, क्योंकि आपका जीवन बेटा सार्वजनिक जीवन है, आपका निजी जीवन नहीं रहा। 24/7 की नौकरी है, ये नौकरी नहीं है, एक अवसर है जो विभिन्न परिस्थितियों के अद्भुत संयोग से आपको प्राप्त हुआ है। ये जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। चौथा काम कहते हैं, चौथा राज्य का जो दायित्व है, जो कौटिल्य कहते हैं, वो कौटिल्य चौथा दायित्व यही कहते हैं मित्रों। चौथा कहते हैं कि राजा को स्वधर्म का पालन करना चाहिए, राजा को स्वधर्म का पालन करना चाहिए, स्वधर्म का पालन करना चाहिए राजा को। स्वधर्म के अनुसार, राजधर्म के अनुसार कार्य, राजधर्म निभाना चाहिए, राजधर्म निभाना चाहिए राजा को। क्योंकि अब राजा का जो जीवन है वो सार्वजनिक जीवन हो चुका है, उसकी निजी आकांक्षाएं, इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। अकबर भी कहा करते थे मित्रों, विद्यार्थियों, अकबर क्या कहते थे, अकबर कहते थे मैं सम्राट हूं लेकिन कई बार मेरी निजी आकांक्षाएं जाग जाती हैं। फतेहपुर सीकरी में बच्चों के साथ खेलते थे अकबर, क्या कहते थे कि मनुष्य कितना भी महान और बड़ा क्यों न हो जाए, उसकी भी छाती में एक कोमल और भावुक हृदय धड़कता है, उसे भी सांसारिक यातनाएं और मानवीय वासनाएं सताती हैं, किंतु इनका क्या कर सकता है, इनका प्रकटीकरण नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जीवन निजी जीवन नहीं है। कैसा जीवन है मित्रों, सार्वजनिक जीवन है। तो सार्वजनिक जीवन का जो राजधर्म है, स्वधर्म है, उसके अनुसार राजा को कृत्य करना चाहिए। ये कौटिल्य के राजधर्म के सिद्धांत है और कौटिल्य के अनुसार राज्य के दायित्व है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
कौटिल्य से पूछा गया कि विदेश नीति कैसे होनी चाहिए किसी राज्य की, दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार विदेश नीति, हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, कौटिल्य के अनुसार विदेश नीति। बोले कैसे होनी चाहिए विदेश नीति? विदेश नीति कही है, कूटनीति कही है। और कूटनीति के जो कौटिल्य के 6 सूत्री सिद्धांत हैं, कितने सूत्री सिद्धांत हैं? 6 सूत्री सिद्धांत हैं। वो मूलतः क्या है, कैसे होने चाहिए वो सिद्धांत? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अहमदाबाद ले जाते हैं शी जिनपिंग साहब को, झूला झुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनके जैसे आभूषण भी पहनते हैं, सफेद शर्ट और दुपट्टा डालते हैं, फिर डोकलाम में पूर्वी लद्दाख में चौथी फिंगर पे 1 2 3 4 1 2 3 4 चौथी फिंगर पे क्या करते हैं, वो अपना अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नेपाल में जाते हैं उसको अपना भाई करार देते हैं, लेकिन करते क्या है, अपने नक्शे में भारत के भूभाग को दर्शाने का दुस्साहस कर लेते हैं। तो विदेश नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए। विदेश नीति कैसी होनी चाहिए? कौटिल्य के अनुसार विदेश नीति का सिद्धांत क्या है? बोले मित्रता और शत्रुता के भाव ये क्या होते हैं मित्रों? ये मित्रता और शत्रुता के भाव ये स्थायी नहीं होते, ये समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। वाजपेयी जी भी यही कहा करते थे कि आप अपने मित्र बदल सकते हैं किंतु पड़ोसी नहीं बदल सकते। नेवर कैन नॉट बी चेंज, फ्रेंड्स कैन बी चेंज। उसके अनुसार कौटिल्य के अनुसार विदेश नीति क्या होना चाहिए? दंड नीति के उद्देश्य क्या होना चाहिए? बोले उद्देश्य क्या होना चाहिए? कौटिल्य के विदेश नीति के उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य यह होना चाहिए, पहली बात अलब्ध की प्राप्ति, जो अभी तक हमको प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करो आप। अलब्ध की प्राप्ति, जो हमको उपलब्ध नहीं है उसकी प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए, पहला काम। आधुनिक समाज में, आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में हम किस तरह से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे? कोई हिंसा से नहीं, आक्रमण से नहीं, शांति से। जो आर्टिकल 1 में कहा गया अभ्यर्पण, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर्टिकल पॉलिटी पढ़ते समय क्या कहा अपन ने? अभ्यर्पण, आवेशन, चिरभोग, उपवृद्धि, इन 4 तरीके से अपन अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। अलब्ध की प्राप्ति करना चाहिए, पहला। और जो हमको प्राप्त हो जाए उसका परिरक्षण करना चाहिए। दूसरा उद्देश्य क्या होना चाहिए? बोले लब्ध का परिरक्षण, प्रोटेक्शन। जो हमको प्राप्त है उसको अपन बचा के तो रखें। पता चला आपके पास है सब, आपने सब गंवा दिया। बोले लब्ध का परिरक्षण करना चाहिए। अब जो बचा लब्ध का परिरक्षण है, जो रक्षित है, वो उतना ही रहे या बढ़ाना चाहिए उसको? बोले बढ़ाना चाहिए। बोले रक्षित का विवर्धन, कौटिल्य कहते हैं रक्षित का विवर्धन करना चाहिए। विवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, बढ़ाना चाहिए उसको, मैग्निफाई करें। अब जो विवर्धित हो गया, मान लीजिए संपत्ति संचित हो गई या राज्य संचित हो गया, उसको अगर हम इकट्ठा किए रहेंगे, लोगों के अंदर बांटेंगे नहीं, विभाजन नहीं करेंगे, तो असंतोष भड़केगा। और जब वो असंतोष भड़केगा तो असंतोष क्रांति को जन्म देगा, बोलो ना। और जब किसी देश में के अंदर आंतरिक क्रांतियां होने लगेंगी, तो आंतरिक क्रांतियां होने लगेंगी तो देश विकास कैसे करेगा? इस चौथी चीज का निराकरण कौटिल्य कैसे करते थे? बोले विवर्तित का सुपात्रों में विभाजन। किसमें विभाजन? सुपात्रों में। बोले विवर्धित का सुपात्रों में विभाजन। बोले इसको विभाजित भी करें। बोले कहां विभाजित करें? बोले सुपात्रों में, जो पात्र हैं उनमें विभाजन करो। विवर्धित का सुपात्रों में विभाजन करो। ये हमारी कूटनीति के उद्देश्य होने चाहिए, विदेश नीति के उद्देश्य होने चाहिए। और ये विदेश नीति के उद्देश्य मतलब कैसे संबंध बनाए जाएं, पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध बनाए जाएं, पड़ोसी देशों के साथ अपने कैसे वैचारिक संबंध हो, कैसे किन
बातों को दृष्टिगत रखना है, गले तो मिलना है निसंदेह, भाव अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम तो अपना दिल निकाल के बैठे हैं, वो आके उसको रौंद के चले गए। ये भाव भी नहीं होना चाहिए, अस्पर विदेश नीति का वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी, कई लोग कहते हैं ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, उन परिस्थितियों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने तो सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पानी की तरह पारदर्शी है, लेकिन तुम आए, हमने कहा हिंदी चीनी भाई भाई, तुम 1962 लेके आ गए। समझ रहे हैं ना बात को? ये इनको प्राप्त करने के लिए कौटिल्य ने तरीके बताए, उस तरीके को ही अपन बोलते हैं 6 सूत्रीय विदेश नीति, 6 सूत्रीय कूटनीति। उसके 6 सूत्र क्या थे बेटा? 6 सूत्रीय विदेश नीति के 6 सूत्र क्या थे? 6 सूत्रीय विदेश नीति, 6 सूत्रीय विदेश नीति। कितने तरीके से हम विदेश नीति निर्धारित करेंगे? बोले 6 सूत्र क्या है उसके? बोले नाम लिख लेते हैं। संधि, पहला सूत्र क्या है? बोले संधि, इनका अर्थ भी समझेंगे। दूसरा सूत्र क्या है? बोले विग्रह, संधि विग्रह। तीसरा सूत्र क्या है? बोले यान। चौथा सूत्र क्या है? बोले आसन। संधि, विग्रह, यान, आसन। पांचवा सूत्र क्या है? बोले संश्रय। और छठवां सूत्र क्या है? बोले द्विवेदी भाव। द्विवेदी भाव, ये 6 सूत्र हैं कौटिल्य की विदेश नीति के। इनको हमें विस्तार से पढ़ना है मित्रों। 6 सूत्र हैं जिनको हमें विस्तार से पढ़ना है, और इन 6 सूत्रों के आधार पर हम अपनी विदेश नीति का निर्धारण करेंगे और देखेंगे कि किस आधार पर हम संबंध स्थापित करें। बात समझ रहे हैं ना कि कहां संधि करेंगे, कहां विग्रह करेंगे, कहां यान करेंगे, कहां आसन करेंगे, कहां संश्रय करेंगे, कहां द्विवेदी भाव करेंगे। इनका अर्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनका अर्थ विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जानने का प्रयास करें तो हम अगली कक्षा में इन सभी संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्विवेदी भाव को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौटिल्य की जो विदेश नीति है, मंडल सिद्धांत है, उसकी प्रासंगिकता भी क्या है। आपके प्रश्न और सुझावों का हमेशा स्वागत है, हम और कौटिल्य को पढ़ने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।